हेलो दोस्तों, राजस्थान सेवा नियम अपन कर रहे थे और अपनी राजस्थान सेवा नियम के आज 3 क्लास हो गई आज से पहले। और आज की क्लास में अपन राजस्थान सेवा नियम के बारे में बात करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ। दोस्तों, इन बातों को भी थोड़ा ध्यान रखिएगा ताकि आपका वो मनोबल भी बना रहे और आपको लगे कि हाँ, वास्तव में अपन जिस मार्ग पे चल रहे हैं वो सही मार्ग है। तो दोस्तों, राजस्थान दोस्तों राजस्थान सेवा नियम के 25 क्वेश्चन आएंगे अपनी एग्जाम में। राजस्थान सेवा नियम के कितने क्वेश्चन आएंगे दोस्तों? 25 क्वेश्चन अपनी एग्जाम में आएंगे। और अपने पढ़ाए हुए नोट्स में से दोस्तों 23 से 24 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। 23 से 24 क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाएंगे अपने पढ़ाए हुए नोट्स में से, यूं के यूं। अब याद करना ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दोस्तों। मैटर जो मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूँ, जो स्लाइड बना रहा हूँ फेयर स्लाइड, वो आप डेली की डेली नोट करते रहे और उन स्लाइड को साथ साथ याद करते रहे दोस्तों। बाद में आपको समय नहीं मिलेगा, जो समय मिलेगा उसमें आपको रिवीजन भी करना है। तो दोस्तों, एक एक नियम को आप साथ साथ में याद करते रहें। राजस्थान सेवा नियम के 25 क्वेश्चन आएंगे, 23 से 24 अपने नोट्स में से मिल जाएंगे। अगर दोस्तों अपने नोट्स से अगर कोई भी क्वेश्चन, मैं तो इतना विश्वास दिलाता हूं, कोई भी क्वेश्चन बाहर होगा, अगर अपने नोट्स में से कोई भी क्वेश्चन बाहर होगा तो दोस्तों वो राजस्थान के सभी टीचर्स के नोट्स में से बाहर होगा, ये मान के चलना। राजस्थान सेवा नियम में मैं फुल आत्मविश्वास के साथ कह रहा हूं, सभी सभी नोट्स में से बाहर हो गए होगा। अगर अपने पढ़ाए हुए में से, अपने लिखाए हुए में से अगर एक भी क्वेश्चन बाहर जाएगा तो ये मान लेना किसी भी कोचिंग में पढ़े हुए स्टूडेंट से वो क्वेश्चन सही नहीं होगा, वो क्वेश्चन सही नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि दोस्तों 25 में से 23 से 24 क्वेश्चन आपको अपने क्वेश्चन पेपर में से एग्जाम में मिल जाएंगे। एक दो क्वेश्चन अगर अपने लिखाए हुए में से अगर बाहर होते हैं, एक दो क्वेश्चन बाहर होते हैं, तो दोस्तों वो किसी भी टीचर के पढ़ाए हुए में से नहीं मिलेगा आपको। तो दोस्तों ऐसा है राजस्थान सेवा नियम। राजस्थान सेवा नियम आप एक एक नियम को याद करते हुए चलिए। इसके बाद जैसे अपने राजस्थान सेवा नियम कंप्लीट होंगे दोस्तों, अपन एक सब्जेक्ट और कराने का प्रयास करेंगे। प्रयास क्या करेंगे? अपन अगस्त माह में 17 सितंबर को आपका एग्जाम है। तो दोस्तों अगस्त माह में अपन एक सब्जेक्ट और कंप्लीट कर लेंगे और 17 दिन आपको पूरी तरह से रिवीजन के मिल जाएंगे। और दोस्तों जैसे ही 17 अगस्त आएगी दोस्तों, 17 अगस्त को फिक्स राजस्थान सेवा नियम एक महीने पहले 17 अगस्त को राजस्थान सेवा नियम और सामान्य वित्तीय लेखा नियम दोस्तों, इनकी अपन ने जो अब जैसे राजस्थान सेवा नियम अपन ने 20 घंटे में कंप्लीट किया है। कितने समय में? 20 घंटे में अपन ने राजस्थान वित्तीय लेखा नियम, सॉरी, सामान्य वित्तीय लेखा नियम अपन ने 20 घंटे में कंप्लीट किया है। तो दोस्तों अपन राजस्थान सेवा नियम लगभग आप मान के चलिए 15 से 20 घंटे में कंप्लीट कर लेंगे। 15 से 20 घंटे में अपन कंप्लीट कर लेंगे। तो दोस्तों इन दोनों का आपको 3 से 4 घंटे का, 4 घंटे में दोस्तों, 4 घंटे में राजस्थान सेवा नियम और 4 घंटे का ये सामान्य वित्तीय लेखा नियम शॉर्ट में कराएंगे। उसमें से भी 25 में से 23 से 24 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। और एग्जाम ओरिएंटेड लास्ट समय में रिवीजन के हिसाब से कराएंगे। मैराथन क्लासें होंगी जिनमें अपन 4 घंटे में सामान्य वित्तीय लेखा नियम और 4 घंटे में राजस्थान सेवा नियम कंप्लीट करेंगे। शॉर्ट में क्लासें होंगी, लेकिन दोस्तों वो जो मैराथन क्लासें जो होंगी
मैराथन क्लासेस जो होंगी दोस्तों वो आपको तभी समझ में आएंगी जब अपन एक वर्तमान समय में अभी आप एक एक नियम को साथ साथ याद करते चलेंगे और उसके हेडिंग को याद करते चलेंगे। तो दोस्तों आपके लिए वो 4 घंटे में रिवीजन उस शॉर्ट क्लास के माध्यम से आसान हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले राजस्थान सेवा नियम के बारे में आप विश्वास रखिए, 23 से 24 क्वेश्चन अपने नोट्स में से मिल जाएंगे। एक बात और कहनी है दोस्तों काम की। दोस्तों आप, मेरी ये तो आदत है नहीं कि मैं आपको कहूं कि दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ये सब बातें आपने देखा होगा, मैं जल्दी से बोलता नहीं हूं। लेकिन दोस्तों मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं दोस्तों, आप मेरे पास 100 स्टूडेंट हैं, 100 स्टूडेंट हैं जो क्या कर रहे हैं, रेगुलर जो रेगुलर क्लासे देख रहे हैं, जो रेगुलर अपनी क्लासेस देख रहे हैं। तो दोस्तों ये 100 स्टूडेंट रेगुलर क्लासेस देख रहे हैं, मात्र 2 से 3 स्टूडेंट कमेंट करके बताते हैं कि क्लासें कैसी लगी। तो दोस्तों आप मेरा उत्साहवर्धन करने के लिए और उत्साहवर्धन करने के लिए आप दोस्तों कमेंट करके ये तो अवश्य बताएं। सब्सक्राइब करने के लिए भी नहीं बोल रहा मैं किसी को, और ना ही मैं, आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, आपको नहीं लगे तो मत कीजिए। ना मैं किसी को शेयर करने के लिए बोल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट में विश्वास रखता हूँ, उनको मेहनत करने में विश्वास रखता हूँ। तो दोस्तों ना तो मैं आपको सब्सक्राइब करने के लिए बोल रहा हूँ, ना ही मैं आपको शेयर करने के लिए बोल रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूँ कि जो 100 के लगभग स्टूडेंट है दोस्तों, अगर आपको क्लासें पसंद आ रही हैं, अच्छी लग रही हैं और आप रेगुलर क्लास देख रहे हैं, तो दोस्तों क्लास के नीचे कमेंट अवश्य करें, कमेंट अवश्य करें दोस्तों। बस इस बात का ध्यान रखें। अब दोस्तों अपन वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। जो अब तक अपन ने ये बातें की थी, ये एक महीने में तो टाइम वेस्ट था, लेकिन अब दोस्तों अब अपन एक एक पॉइंट करके अपन बातें करते हैं। सबसे पहले दोस्तों एक एक नियम को समझाऊंगा, आपके लिए फिर स्लाइड तैयार कर रखी हैं। तो सबसे पहले नियम संख्या देखेंगे, ये किसके संबंध में है दोस्तों, अवकाश वेतन की परिभाषा दी गई है। अवकाश वेतन की परिभाषा किसमें, नियम 716 में दी गई है। किसी भी प्रकार की किसी भी प्रकार के अवकाश का दोस्तों, किसी भी प्रकार का कर्मचारी ने अवकाश लिया है और उस अवकाश के बदले में उसको वेतन दिया जाता है, तो उस वेतन को क्या कहते हैं, अवकाश वेतन कहते हैं। दोस्तों अवकाश के दिन भी कर्मचारी को वेतन मिलता है, और जिस दिन कर्मचारी ने अवकाश लिया है उस अवकाश का जब उसको वेतन दिया जाता है कर्मचारी को, तो अवकाश वेतन कहलाता है। सीधी सी परिभाषा है, आपको समझ में आ गई होगी। दूसरा आपने परिभाषा है पदाधिकारी की। पदाधिकार यानी पद के ऊपर अधिकार, इसका संधि विच्छेद करेंगे, शब्द से ही पता लग रहा है पद के ऊपर अधिकार है। तो दोस्तों पदाधिकार किसका होगा, किसी राज्य कर्मचारी, किसी राज्य कर्मचारी के एक स्थायी पद धारण करने पर अब समझिएगा दोस्तों, पदाधिकार यानी कि पद का अधिकार
इसका विच्छेद संधि विच्छेद करते तो अपने को पता लग रहा है पदाधिकार के संबंध में नियम संख्या क्या है। तो नियम संख्या 717 है। तो किसी राज्य कर्मचारी को एक स्थायी पद पर, स्थायी पद कौन से होते हैं जो दोस्तों सर्जित किए हुए पद होते हैं, जिन पदों का सर्जन किया गया है, किया जा रखा है, जैसे शिक्षा विभाग में 52,000 फर्स्ट ग्रेड के पद हैं। तो दोस्तों इस 52,000 ये स्थायी पद हैं और स्थायी पदों पर किसी को लगाया जाएगा तो वो कर्मचारी क्या कहलाएगा, स्थायी पद होगा। और उस कर्मचारी का उस पद पर क्या होगा, अधिकार होगा, पदाधिकार होगा, उस पद पर बने रहने का अधिकार होगा। कब तक, जब तक उसके पदाधिकार का निलंबन ना किया जाए। तो यानी कि एक तरह से उस कर्मचारी को जब तक निलंबित नहीं किया जाए तो उस पद पर बने रहने का उसका अधिकार होता है। तो ये पदाधिकार की परिभाषा हो गई। अब अपन अगली परिभाषा देखेंगे। ये परिभाषा है स्थानीय निधि। स्थानीय निधि की परिभाषा है किसी अधिनियम की सख्ती के अधीन दोस्तों किसी अधिनियम की सख्ती के अधीन विभिन्न निकायों का राजस्व जो है तो दोस्तों स्थानीय निधि होती है। और स्थानीय निधि में दूसरा क्या किया जाता है, स्थानीय निधि के संबंध में किसी संस्था या निकाय, किसी संस्था या निकाय राजस्व दोस्तों स्थानीय निधि क्या होती है दोस्तों, नियम संख्या 7 से के सब सेक्शन 18 में क्या दे रखा है, स्थानीय निधि की परिभाषा दे रखी है। और अपनी स्थानीय निधि की परिभाषा किस प्रकार से आप समझिएगा, किसी अधिनियम की सख्ती के अधीन। दोस्तों राजस्थान पंचायती राज अधिनियम है उसके तहत, और दूसरा नगर पालिका अधिनियम है उसके तहत स्थानीय निधि के संबंध में क्या किया गया है वो समझ रहे हैं। यहाँ पे किसी अधिनियम से तात्पर्य पंचायती राज अधिनियम या नगर निगम से संबंधित अधिनियम है या फिर नगर पालिका अधिनियम है, तो उन सब के संबंध में यहाँ पे किसी नियम से तात्पर्य उन अधिनियमों का है। तो किसी अधिनियम की शक्तियों के अधीन विभिन्न निकायों का राजस्व, दोस्तों स्थानीय निकाय मान लो जी नगर पालिका है दोस्तों, ये स्थानीय निकाय है, इसके ऊपर सरकार का नियंत्रण आ जाता है किसी भी प्रकार से। किस प्रकार से दोस्तों नियंत्रण होता है सरकार का, दोस्तों नगर पालिका का बजट दोस्तों राज्य सरकार के अनुमोदन से लागू होता है, राज्य सरकार के अनुमोदन से लागू होता है। तो दोस्तों नगर पालिका पर नियंत्रण किस पे हो गया, उसके राजस्व पर नियंत्रण किसका हो गया, सरकार का हो गया, सरकार का नियंत्रण हो गया। तो इसी प्रकार किसी अधिनियम की शक्तियों के तहत शक्ति प्रदान की गई है नगरपालिका अधिनियम के तहत, जिस प्रकार से राज्य सरकार को शक्ति प्रदान की गई है कि नगर पालिका का
नगर पालिका का बजट तभी लागू किया जा सकता है जब राज्य सरकार द्वारा उसका अनुमोदन हो जाए। राज्य सरकार के पास बजट तैयार करके, इसी प्रकार जिला परिषद का भी बजट तैयार करके अनुमोदन के लिए राज्य सरकार के पास भेजा जाता है। तो विभिन्न अधिनियमों के तहत शक्तियां दी गई है, जिसके तहत निकाय का राजस्व पर राज्य सरकार का नियंत्रण हो जाता है। इनडायरेक्ट नियंत्रण हो गया। बजट तब तक लागू नहीं होगा जब तक राज्य सरकार उसका स्वीकृत नहीं करे। तो ये तो हो गया कि राज्य सरकार का क्या होना चाहिए, नियंत्रण हो जाना चाहिए इनडायरेक्ट रूप से, जैसे पदों के सृजन पर। दोस्तों, किस स्थानीय निकायों में पदों के सृजन के लिए राज्य सरकार की अनुमति आवश्यक है। तो दोस्तों, यह क्या हो गया, इनके राजस्व पर नियंत्रण हो गया। ये स्वयं के राजस्व से पदों का सृजन नहीं कर सकते, कर्मचारी नहीं लगा सकते, भर्ती नहीं कर सकते जब तक राज्य सरकार की स्वीकृति नहीं हो। तो दोस्तों, एक तरह से इनडायरेक्ट रूप से व्यय किए जा रहे हैं उन पर राज्य सरकार का नियंत्रण हो गया। किसी संस्था निकाय के राजस्व जो राज्यपाल ने स्थानीय निधि घोषित कर दिया गया हो। दोस्तों, किसी भी संस्था और निकाय जिसके राजस्व को क्या कर दिया गया, राज्यपाल ने स्थानीय निधि घोषित कर दिया। तो जैसे वर्तमान समय में नगर पालिका, नगर परिषद, जिला परिषद, पंचायत समिति आदि स्थानीय निकाय कहलाते हैं दोस्तों। और इन स्थानीय निकायों की निधि पर क्या कर रखा है, क्या कर रखा है, वर्तमान में स्थानीय निधि घोषित कर सकता है। तो राज्यपाल जिस भी राजस्व को, जिस भी स्थानीय निकाय व संस्थाओं के राजस्व को क्या घोषित कर दे, स्थानीय निधि घोषित कर दे, वो स्थानीय निधि कहलाती है। और अपन ने राजस्थान सामान्य वित्तीय लेखा नियम जब पढ़े थे तो अपन ने स्थानीय निधि की किस अनुच्छेद में वर्णित है ये भी देखा था। तो 267(2) में वर्णित है दोस्तों। अनुच्छेद 267(2) में स्थानीय निधि का वर्णन किया गया है। उसी निधि से यहाँ पे अर्थ लगाना है अपने को। तो ये हो गया स्थानीय निधि की परिभाषा। देखिए अपन ने अब मंत्रालय कर्मचारी, मंत्रालयिक कर्मचारी, दोस्तों मंत्रालय कर्मचारी कौन होगा ये परिभाषा दी गई है। तो दोस्तों, सरकार कौन सी दोस्तों, राज्य सरकार। राजस्थान सेवा नियम पढ़ रहे हैं तो राज्य सरकार की बात होगी के आदेश से किसी संवर्ग या श्रेणी के कर्मचारियों को क्या घोषित कर दिया जाए, मंत्रालय कर्मचारी। दोस्तों, राज्य सरकार के आदेश से किसी संवर्ग या श्रेणी के कर्मचारियों को क्या अधिसूचना जारी करके मंत्रालय कर्मचारी घोषित कर दे। तो दोस्तों, अपने लेखा सेवा से संबंधित ज्यादातर कर्मचारियों को क्या मंत्रालय के कर्मचारियों की श्रेणी में रखा गया है। ये लेखा सेवा से संबंधित होते हैं। और आप जिसकी तैयारी कर रहे हैं जूनियर अकाउंटेंट, ये भी लेखा सेवा से संबंधित है। तो दोस्तों, अब अपन मंत्रालय कर्मचारियों को इसमें रिजर्वेशन भी मिलता है अपने। दोस्तों, मंत्रालय कर्मचारियों को इसमें जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती में 2% या पता नहीं, मैं एग्जैक्ट मुझे याद ही नहीं है, लेकिन मंत्रालय कर्मचारियों को इसमें रिजर्वेशन मिलता है। दोस्तों, ये अपने सेवा नियमों की बात नहीं है, सेवा नियमों से बाहर की बातें हैं। तो मंत्रालय कर्मचारी को आपको सिर्फ सीधे शब्दों में परिभाषा याद रखनी है। राज्य सरकार के किसी भी आदेश से किसी भी संवर्ग या श्रेणी के कर्मचारियों को अधिसूचना जारी करके जिनको घोषित कर दे राज्य सरकार के मंत्रालय कर्मचारी, वो मंत्रालय कर्मचारी कहलाएंगे। तो दोस्तों, ये हो गया अपना मंत्रालय कर्मचारी की परिभाषा हो गई। लेकिन अब मंत्रालय के कर्मचारियों की एक सूची भी दे रखी है दोस्तों। अब तक जिन जिन कर्मचारियों को मंत्रालय कर्मचारी घोषित कर रखा है उनकी सूची दे रखी है, वो दे रखी है। आरएसआर का अर्थ समझ जाएंगे राजस्थान सेवा नियम से कि परिशिष्ट 12 में दोस्तों मंत्रालय कर्मचारियों की
पद दे रखे हैं। मंत्रालय कर्मचारियों के पद परिशिष्ट परिशिष्ट 12 परिशिष्ट 12 में मंत्रालय कर्मचारियों के पद दे रखे हैं कि किन किन निम्न पदों की श्रृंखला दे रखी है कि इन पदों पर आसीन व्यक्ति मंत्रालय कर्मचारी कहलाएंगे। तो एक तरह से सूची दे रखी है, मंत्रालय कर्मचारियों की सूची पूछे आपसे राजस्थान सेवा नियम के किस परिशिष्ट में दे रखी है, तो परिशिष्ट 12 में मंत्रालय कर्मचारियों की सूची दे रखी है। और दोस्तों इसको अपन फेयर स्लाइड में अपन ने लिखा हुआ नहीं है ये मेरे, लेकिन दिमाग में आ गया अब, तो मैंने आपको बता दिया, ये मैं नोट कर दूंगा। तो यहां तक की बातें अपन ने देख ली दोस्तों। अब अपन आगे देखते हैं, परिभाषा देखेंगे, नियम। दोस्तों इसमें माह की परिभाषा दे रखी है। माह, माह को कब माना जाएगा दोस्तों? एक कैलेंडर, जो कैलेंडर माह होता है उसी को कर्मचारियों की के लिए माह माना जाएगा। प्रत्येक कर्मचारी के लिए माह की परिभाषा दे रखी है। तो प्रत्येक कर्मचारी के कैलेंडर वर्ष में चाहे 28 दिन का फरवरी का महीना हो, चाहे 31 दिन का जनवरी का महीना हो, चाहे 31 दिन का मार्च का महीना हो, तो दोस्तों ऐसी स्थिति में 31 दिन का महीना होगा तब भी एक माह माना जाएगा, 31 दिन का होगा तब भी एक माह माना जाएगा, 30 दिन का महीना होगा अप्रैल का मान लो तो 30 दिन का महीना भी एक महीना माना जाएगा, और 28 दिन है तो भी एक माह माना जाएगा, पूरा माह माना जाएगा। तो दोस्तों कैलेंडर माह से है, माह का अर्थ कैलेंडर माह से है। अब दोस्तों दिनों की और महीने की गणना कैसे करेंगे? तो दोस्तों दिनों की सबसे पहले तो प्रथमतः अपन क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे अपन पूरे मास गिनेंगे, कितने महीने बन रहे हैं पूरे महीने गिनेंगे। उसके बाद क्या गिनेंगे? दिन गिनेंगे। और कैसे लिखा जाएगा? 3 माह 20 दिन, इस प्रकार से लिखा जाएगा। तो बाद में दिनों की गणना करेंगे। लेकिन दोस्तों अगर 3 माह मान लीजिए दोस्तों 2 माह 20 दिन दे रखा है और 2 माह 10 दिन दे रखा है दोस्तों, तो इनको जोड़ करके अपना 4 माह 30 दिन हो गए। तो दोस्तों जैसे ही 30 दिन हो गए यहाँ, तो इसको 4 माह की जगह इन दिनों को जब जोड़ेंगे तो 30 दिन का महीना माना जाएगा। तो इस 30 दिन को 30 दिन नहीं लिख के यहाँ पे 5 माह हो जाएगा। तो दोस्तों वैसे दिनों को काउंटिंग करेंगे, जब दिनों को जोड़ करके महीना बनाएंगे तो 30 दिन का महीना होगा। अगर 29 दिन है तो दिन लिखा जाएगा, अगर 30 दिन है तो पूरा दिन लिखा जाएगा, 31 दिन है तो 5 माह 1 दिन लिखा जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से माह की गणना के संबंध में इसमें बताया गया है, इसमें उदाहरण भी दिए गए हैं। वो उदाहरण मैंने आपको इस प्रकार से समझा दिया गया है। सामान्य राजस्थान सेवा नियमों के अंदर दृष्टांत लिख करके 3 उदाहरण दे रखे हैं, वो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिए। आपको सीधे अर्थों में कैलेंडर माह से लगाना है। माह की जब बात हो तो जैसे वो कोई व्यक्ति कहता है 2 माह 15 दिन, तो दोस्तों आपको 2 माह 15 दिन हो गए। 1 माह और 14 दिन बोले तो दोस्तों ये तो 3 माह हो गए। पहले महीने जोड़ेंगे, मैंने अभी आपको बताया, पहले पूरे माह जोड़ेंगे उसके बाद दिन जोड़ेंगे। तो दोस्तों महीने 3 माह हो गए, और 15 दिन और 14 दिन ये 29 दिन हो गए। तो 3 माह 29 दिन माने जाएंगे। अब दोस्तों ये दिनों की गणना, महीनों की गणना बहुत सारी जगह कर्मचारियों के लिए की जाती है, तो इसलिए इनको माह और दिनों में काउंटिंग करना सिखाया जा रहा है। अब ये तो हो गया अपने माह और दिनों की बात इस प्रकार से। यदि दोस्तों आपको बोले 1 माह 15 दिन और 1 माह 16 दिन, तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा? 1 माह और 1 माह, ये तो 2 माह तो ये सीधे हो गए, और 15 और 16 31 हो गए। तो दोस्तों अगर दिनों को काउंट करना हो, दिनों को जोड़ना हो, तो ऐसी स्थिति में आपको 30 दिन का महीना मानना है। तो ये तो 2 माह और ये 30 दिन का महीना मानेंगे, तो 3 माह और 1 दिन, 15 और 16 दिन, ये 2 दे रखे हैं। तो दोस्तों 1 दिन फालतू है, तो 3 माह 1 दिन,
इस प्रकार से काउंटिंग होगी। तो ये अपन ने नियम संख्या 7-20 भी देख लिया। दोस्तों ये विलोपित कर दिया गया है, यानी इस नियम को हटा दिया गया है। तो किस नियम को हटा दिया गया है? नियम संख्या आपको दे रखा है, पूछ सकता है निम्नलिखित में से किस नियम को विलोपित कर दिया गया है, और आपको दे सकता है नियम संख्या 7-20, नियम संख्या 7 सबसेक्शन 21, नियम संख्या 7 सबसेक्शन 22। तो आपको नियम संख्या 7-21 को विलोपित बताना है। तो इसको नियमों से हटा दिया गया है, विलोपित कर दिया गया। तो अपन इसको पढ़ेंगे नहीं, बस सिर्फ आपको याद रखना है कौन सा नियम इनमें से विलोपित किया गया है। तो नियम संख्या 7-21। दोस्तों नियम संख्या 7-22 देखेंगे अपना अगला। दोस्तों स्थायी नियोजन के कर्मचारी दोस्तों राज्य की सेवा में स्थायी रूप से नौकरी मिलती है, पक्की नौकरी मिलती है, जिसको अपन सामान्य भाषा में शब्दों में कहते हैं, तो वो स्थायी नियोजन के कर्मचारी हैं। स्थायी रूप से जब नौकरी मिलती है तभी तो अपन राजकीय सेवा में जाना चाहते हैं। अन्यथा तो दोस्तों नौकरियां तो प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत हैं, लेकिन वहां पे कोई स्थायी नहीं है, कोई सैलरी स्थायी नहीं है, कोई पद पर अधिकार नहीं है। यहाँ पे दोस्तों जब स्थायी रूप से नियुक्त कर दिया जाता है किसी कर्मचारी को, तो अपन ने इससे पहले के एक नियम में पढ़ा था कि पदाधिकार प्राप्त हो जाता है। वो अपन ने किस में पढ़ा था? 717 में पढ़ा था कि पदाधिकार प्राप्त हो जाता है, उस व्यक्ति को पद पर उस व्यक्ति का अधिकार हो जाता है स्थायी नियोजन करने से। तो दोस्तों स्थायी नियोजन के कर्मचारी जो कौन होते हैं उनकी परिभाषा अपन देखेंगे। दोस्तों राज्य कर्मचारी, राज्य का कोई कर्मचारी है, स्थायी पद पर लगाया जाता है उसको, स्थायी रूप से कार्य करता है। दोस्तों स्थायी पद पर लगाया जाता है और स्थायी रूप से कार्य करता है, इसका मतलब ये है कि इस पद से इस व्यक्ति को हटाया नहीं जा सकता। बीच में कार्य नहीं है तो हटा दिया, वापस कार्य हुआ, काम की जरूरत हुई तो वापस लगा दिया, ऐसा नहीं है। ये स्थायी रूप से पद पर बना रहता है, स्थायी रूप से वही व्यक्ति कार्य करेगा, ऐसा नहीं है 3 महीने के लिए किसी को संविदा पर रख लिया, 3 महीने पर फिर दूसरे को रख लिया, ऐसा नहीं होता है। दोस्तों अपन जूनियर अकाउंटेंट की आप सब तैयारी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जूनियर अकाउंटेंट में स्थायी पद पर लगेंगे, अपन स्थायी रहेंगे, अपने को हटाया नहीं जाएगा, परमानेंट अपन उसी पद पर अपन ही कार्य करेंगे। तो दोस्तों स्थायी पद पर क्या होता है? पदाधिकार। तो वो दोस्तों स्थायी नियोजन के कर्मचारी कहलाएंगे। जब तक कि इसके पदाधिकार को निलंबित नहीं किया जाए, जब तक उसके पद पर अधिकार बना रहता है। पदाधिकार जो अपन ने अभी नियम संख्या 718 में पढ़ा था, पदाधिकार। तो दोस्तों पदाधिकार प्राप्त होता है कर्मचारी को, पद पर अधिकार होता है। तो दोस्तों स्थायी नियोजन के कर्मचारी आपको परिभाषा कैसे याद रखनी है? राज्य सरकार के कर्मचारी जो स्थायी रूप से कार्य करते हैं स्थायी पद पर दोस्तों स्थायी पद सर्जित किए जाते हैं। इसी प्रकार से कुछ पद स्थायी रूप से भी सर्जित किए जाते हैं। आपने बहुत बार गहलोत साहब की अगर आपने यूट्यूब पर फॉलो कर रखा है या फेसबुक पर, तो दोस्तों कई बार आपने सुना होगा कि 225 पद स्थायी रूप से सर्जित किए, 250 पद स्थायी रूप से सर्जित किए। तो दोस्तों स्थायी रूप से सर्जित पदों पर नौकरी स्थायी होती है और अस्थायी रूप से सर्जित पदों पर को कभी भी समाप्त किया जा सकता है। वो स्थायी नहीं है, वो एक निर्धारित पीरियड के लिए होते हैं। तो दोस्तों स्थायी पदों पर जो नियुक्ति होती है तो स्थायी कार्य करता है, पदाधिकार प्राप्त होता है, वो स्थायी नियोजन के कर्मचारी कहलाएंगे। अब ज्यादा कुछ समझना नहीं है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। स्थायी नियोजन के कर्मचारी किसके मानोगे? जो स्थायी पद पर है, स्थायी शब्द से स्थायी उठा लो, स्थायी पद पर है, स्थायी रूप से कार्य करता है और स्थायी रूप से पदाधिकार प्राप्त करता है, वो कर्मचारी स्थायी नियोजन के कर्मचारी कहलाएंगे। तो अपन ने दोस्तों आज के, मैं मानता हूँ यहाँ तक काफी रहेगा, बाकी अपन देखेंगे अगली क्लास में। एक एक पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लें और जो अपन एक पॉइंट रह गया था वो पॉइंट बीच में आएगा तब नोट कर लेंगे। पेज नंबर 1 का स्क्रीनशॉट ले लें।
पेज नंबर 2 का भी स्क्रीनशॉट ले लें, पेज नंबर 3 का भी स्क्रीनशॉट ले लें। और यहाँ पे दोस्तों एक लाइन और ऐड कर रहा हूँ पेज नंबर 3 पे नोट लगा के। वो लाइन क्या थी? वो लाइन ये थी कि मंत्रालय के कर्मचारियों मंत्रालय के कर्मचारियों के रूप में पदों की घोषणा किस में कर रखी है? तो ये कर रखी है, सॉरी मैं यार रफ स्लाइड समझ गया, एक मिनट। परिशिष्ट 12 में है, मंत्रालय कर्मचारियों के रूप में घोषणा परिशिष्ट 12 में है। परिशिष्ट 12 में दोस्तों उन पदों का वर्णन किया गया है जिनको मंत्रालय कर्मचारी घोषित किया गया है। और ये परिशिष्ट 12 किससे संबंधित है? ये राजस्थान सेवा नियम का है। ये राजस्थान सेवा नियम का है। तो दोस्तों ये हो गया अपना ये 3 नंबर पेज है, इसकी अब आप स्क्रीनशॉट ले लें। 4 नंबर पेज का भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। 5 नंबर पेज का भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। स्थायी स्थापन आपको बता दिया मैंने। नहीं दोस्तों, अपना स्थायी स्थापन वाला एक पॉइंट और रह गया, इसको और अपन समझ लेंगे। आप स्क्रीनशॉट तो यहाँ तक ले लें। आपने 5 पेज का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अगर नहीं लिया तो वापस से ले लें। 1 2 3 4 और 5। अब दोस्तों अपन स्थायी स्थापन को भी समझते हैं। यहीं पर समझ लेते हैं अब दोस्तों अपन स्थायी स्थापन को। स्थानापन दोस्तों, स्थानापन को यहीं पे समझ लेते हैं दोस्तों। जब एक कर्मचारी किसी अन्य व्यक्ति के पद पर आसीन होता है, एक कर्मचारी को जब किसी दूसरे व्यक्ति के पद पर आसीन कर दिया जाता है तो वो स्थायी स्थापन के दोस्ती वो स्थानापन कहलाता है। स्थानापन कैसे होता है? जब दोस्तों एक कर्मचारी को किसी स्थायी या रिक्त पद पर नियमित नियुक्ति के बाद स्थायी नहीं कर दिया जाए तब तक वह स्थायी स्थापन ही माना जाता है। तो दोस्तों स्थानापन जब दोस्तों अपन अपना पर्यवेक्षकाधीन प्रशिक्षण कार्य चल रहा होता है, जिसको अपन बोलते हैं दोस्तों प्रोबेशन पीरियड, साल की प्रारंभिक सेवा का राजकीय सेवा में जब जाओगे आप जूनियर अकाउंटेंट बनोगे तो 2 साल का आपका शुरू का पीरियड प्रोबेशन पीरियड कहलाएगा। और जब तक प्रोबेशन पीरियड के अंदर आप रहोगे तब तक दोस्तों आप स्थानापन ही माना जाता है। आपका पद पर जिस पद पर रहोगे स्थानापन पद माना जाएगा। उस पद पर आपका अधिकार नहीं होगा, किसी अन्य कर्मचारी के अधिकार होगा, लेकिन आपको लगाया गया है। जैसे ही आप स्थायीकरण हो जाओगे तो आपका 2 साल बाद आपका उस पद पर अधिकार हो जाएगा, पदाधिकार प्राप्त हो जाएगा। तो स्थायी स्थापन की ये परिभाषा दे रखी है, आप इसको पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बाकी मैंने समझा दिया है। धन्यवाद दोस्तों। अब अपन अगली क्लास में दोस्तों ये अपने जो नियम संख्या 7 है इसको कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। और उसके बाद जैसे ही दोस्तों अपन आगे बढ़ेंगे तो दोस्तों जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे अपनी स्पीड बढ़ती जाएगी। दोस्तों ये परिभाषाओं का नियम है तो इसको थोड़ा सा अपने को समझाने में थोड़ा सा समय अधिक लग रहा है। आगे वाले नियमों में बिल्कुल जोर नहीं आएगा, ये मान के चलना। कोई परिभाषा अगर इनमें से आपको समझ में भी नहीं आई हो तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आगे जो ये परिभाषाएं दे रखी है इन्हीं शब्दावलियों का बार बार उपयोग किया जाएगा और वहां पर इन शब्दावलियों का वर्णन भी किया गया है कि पर्यवेक्षकाधीन प्रशिक्षणार्थी कौन होगा, वहां पे डिटेल पूरी बताई गई, तो आपको वहां पे आराम से समझ में आएगा। धन्यवाद दोस्तों, तैयारी करते रहिए लगातार दोस्तों। आप दिन में डेली का डेली याद कीजिए, डेली का डेली नोट डाउन कीजिए। ज़्यादा इधर उधर के मैटर में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। एक सब्जेक्ट के लिए एक बुक तय कीजिए और तैयारी कीजिए दोस्तों। मेरा मार्ग से भटकाना किसी को भी उद्देश्य नहीं है, केवल एक सब्जेक्ट के लिए एक बुक तय कर लीजिए कि मेरे को इस सब्जेक्ट इस बुक से तैयार करना है, तो दोस्तों उसी बुक को पढ़िए। इधर उधर भटकोगे तो दोस्तों 2 महीने का समय है, 12 सब्जेक्ट है, पूरा नहीं कर पाओगे। और दोस्तों प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए एक एक चीज तैयार कर लें। तो अपन जो पढ़ रहे हैं एक एक पेज का नोट्स बनाते हुए चलें, एक एक पेज को याद करते हुए चलें।
तो दोस्तों आपका साथ मैं एग्ज़ाम तक नहीं छोड़ूंगा, आपकी ऐसी मेरी कोशिश रहेगी। धन्यवाद दोस्तों।